चलो भाई, कोलिजन्स में हम बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज तो देख चुके हैं, थोड़ी सिंपल और थोड़ी सी डीप सी थ्योरी भी देख चुके हैं। एंड नाउ इट इज टाइम टू हैव अ लुक एट एग्जांपल्स लगा के हम पूरे सारे के सारे आइडियाज को अच्छे से सीमेंट करने वाले हैं, पक्का करने वाले हैं। तो देखो, हैव अ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। सी, एक बार वही यू नो द ड्रिल, वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ा सा पढ़ लो, फिर उसके बाद में थोड़ी बकबक करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, वो आपको सुनना है, समझना है। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट दिस फेलो। देखो, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि कोई कार्ट है, ठीक है, ए 50 kg की, और ये मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर, फाइन। और उसके बाद बोलते हैं कि दैट दिस फेलो हिट्स अनदर कार्ट बी 20 kg की, और जो उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, 20 kg की गाड़ी है, ये उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर। दोनों का हो जाता है कोलिजन, बूम। और उसके बाद ये बोल रहे हैं दैट द टू कार्ड्स क्लिंग टू ईच अदर। क्लिंग टू ईच अदर मतलब दे गेट अटैच टू ईच अदर, दे स्टिक टू ईच अदर, समथिंग लाइक दिस। और इसका मतलब हुआ सबसे पहली बात कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, बिकॉज टक्कर के बाद अगर दो चीजें जुड़ जाती हैं तो उनकी v रिलेटिव 0 होगी। इसका मतलब है कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस है। और इन्होंने बोला है कि जो कंबाइंड मास बनेगा उसकी हमें निकालनी है स्पीड। वेरी इजी, यू कैन सी कि अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो 70 kg का ऑब्जेक्ट बनता है। वो 70 kg ऑब्वियसली राइट साइड में मूव कर रहा होगा, तो बस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इसके अंदर लगा देंगे। यू कैन इजीली सी दैट इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज, हम राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 50 kg का मोमेंटम हो जाएगा 50 इंटू 20 kg का मोमेंटम हो जाएगा -20 इंटू 10 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा 800 SI यूनिट्स इनिशियल मोमेंटम। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम आप लिख लो, फाइनल मोमेंटम है 70 kg का, तो ब्लॉक है, v है इसकी वेलोसिटी, तो ये हो जाता है आपका फाइनल मोमेंटम। दोनों को इक्वेट कर दोगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये हो जाएगी सिचुएशन, v आ जाएगा आपके पास 80/7 किलोमीटर पर आवर। ये बात है, तो इजी है। यू कैन इजीली सी कि क्वेश्चंस ऐसे कोई बहुत टफ नहीं होंगे। थ्योरी में जब हम वो बात कर रहे थे, शुरू में जब हम बात कर रहे थे v रिलेटिव अपॉन u रिलेटिव इज इक्वल टू e, वहां तक तो चीजें इजी थी। लेकिन बाद में जब अपन इम्पल्स में घुस गए थे तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं बच्चे की, और ये सब क्या खतरनाक चीजें आ गई हैं, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट नाइटमेयर। द आंसर इज नो। जो हमने इम्पल्स वाली बातें देखी थी वो चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जरूर थी, मे बी, चलो आई शुड यूज द वर्ड, थोड़ी सी शायद टफ लगी होंगी, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चैप्टर में सारी की सारी चीजें डिफिकल्ट ही हैं। यू कैन इजीली सी कि ये एग्जांपल है, इसके सिमिलर बहुत सारे और एग्जांपल होंगे जो आपके इजी लेवल के होंगे। तो एज यूजुअल शुरू में मैं थोड़े से इजी लेवल के एग्जांपल लूंगा, फिर थोड़े से मीडियम लूंगा, फिर थोड़े से हार्डर एग्जांपल और हार्डर थ्योरी के ऊपर आऊंगा। लेकिन सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमने देख लिया है। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर शुरू के एग्जाम्पल्स इजी लग रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हो, इन्हें DIY प्रॉब्लम्स भी बना सकते हो, आप इन्हें खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं। हैव अ लुक एट द सेकंड फेलो। वीडियो को कर दो पॉज, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद देखो जरा हम इसमें क्या खेल खेलने वाले हैं। सी, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं दैट देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, मास m का ब्लॉक है, इट इज मूविंग विद स्पीड v। एक और मास से टकराता है, इस ब्लॉक का मास है 2m, और इन्होंने बोला है कि जो 2m वाला ब्लॉक था वो इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब इसकी वेलोसिटी थी 0। ये सिचुएशन है। और इन्होंने फर्दर बोला है कि टक्कर के बाद जो लाइटर ब्लॉक है दैट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, तो टक्कर के बाद की इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये वाला ब्लॉक कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, लेट अस से v2। बोल रहे हैं कि भाई अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है अपने को, देखते हैं। देखो, वही अपने तरीके तो वही है, ध्यान रखना कि टू पार्टिकल कोलिजन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में कोर कंसेप्ट दो ही लगते हैं, एक ई का डेफिनेशन और दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इन्हीं दोनों को लगा के हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब जैसे इसमें भी आप देखो कि अगर लीनियर मोमेंटम निकालना है इनिशियल, तो ये हो जाएगा mv प्लस 0। फाइनल लीनियर मोमेंटम चाहिए तो 0 प्लस 2m इंटू v2। अगर आप इनको इक्वेट कर दोगे तो हो जाएगा mv इज इक्वल टू 2m इंटू v2, तो आपके पास आ जाएगा v2 इक्वल टू v/2। ठीक है, टक्कर के बाद जो दूसरा ब्लॉक है वो v/2 की स्पीड से आगे जाएगा। और अब इसके बाद देख लो
ई निकालना तो लाइफ में सबसे इजी काम है, बिकॉज ई इज सिंपली मॉड ऑफ वी रिलेटिव डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ यू रिलेटिव। ठीक है, अभी देखो वी रिलेटिव का मतलब है कि टक्कर के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी। अब टक्कर के बाद आप देखो, टक्कर के बाद ये 0 है और ये v2 है, तो टक्कर के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v2, और टक्कर के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी आप देख लो, ये हो जाएगी आपकी, ये v है और ये 0 है, तो टक्कर के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v, और हमें पता है कि v2 है आपका v/2, तो बस पुट कर दो, सॉल्व कर लो, e का वैल्यू आ जाता है सिंपली हाफ। सिंपल सी बात है। तो यू कैन इजीली सी कि इस तरीके से हम छोटे बड़े क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हैं, और कंसेप्ट ये रहने वाला है। बाकी आगे अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को और बड़ा करते जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट आपका यही रहने वाला है कि ये दो इक्वेशंस होती हैं, इन दोनों इक्वेशंस को लिखो और आगे जो गिवन है वो पुट कर दो और जो निकालना है उसको निकाल लो। और आगे चलते हैं। सी हैव अ लुक एट दिस फेलो आल्सो। वापस एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लो सबसे पहले तो। अब ये थोड़ा सा उतना इजी क्वेश्चन नहीं है, टफ कुछ भी नहीं होगा, फिजिक्स में वैसे भी टफ कुछ भी नहीं होता है, बट फिर भी उतना बिल्कुल स्पून फीडिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। अब देखो, अभी देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला है दैट देयर इज अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। ठीक है, तो 5 kg का ऑब्जेक्ट है और ये जा रहा है, पता नहीं इन्होंने बताया नहीं है कितनी भी वेलोसिटी से जा रहा होगा ये। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट से टकराता है 2.5 kg के, जो इनिशियली 0 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, स्टेशनरी था। ठीक है, पहले लाइन तो ये इन्होंने, और उसके बाद टक्कर होती है। अब इन्होंने बोला है कि टक्कर के बाद जो 2.5 kg वाला ब्लॉक है ये 5 जूल्स की एनर्जी के साथ मूव करता है। नाउ नोट केयरफुली, हमें नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इन्होंने जरूर दे दी है 5 जूल्स। और इन्होंने, आप ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें नहीं दी हैं कि जैसे इन्होंने एक तो ये नहीं दिया है कि जो 5 kg वाला ब्लॉक था वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा था, u1 कितना था ये नहीं दिया इन्होंने। दूसरा और देखो कि v1 भी जो है टक्कर के बाद 5 kg वाले की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी वो भी नहीं दी है, और टक्कर के बाद 2.5 kg वाले की एनर्जी दे दी है लेकिन वेलोसिटी नहीं दी है, वो तो चलो हम निकाल लेंगे। और अब लास्ट में बोल रहे हैं कि भाई ये निकालो कि टक्कर के बाद 5 kg वाले ब्लॉक की पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखो, अब काइनेटिक एनर्जी को मेंशन करने का मतलब खाली ये है कि आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा, आपको पहले वेलोसिटीज निकालनी पड़ेंगी और उनको यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में चलो पहले एक छोटा सा माइनर काम तो कर लेते हैं, ये v2 निकाल लेते हैं। सी, जो 2.5 kg वाला ब्लॉक है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू v2 स्क्वायर, और ये इन्होंने आपको दिया 5 जूल्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लोगे तो v2 तो आ जाएगा आपका 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड तो इसकी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2 मीटर्स पर सेकेंड, एंड लेट्स गेट रिड ऑफ दैट रफ वर्क ऑल्सो। एक छोटी सी चीज तो मिल गई, लेकिन हमें आगे ये निकालना है कि 5 kg वाले ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी पहले थी, बाद में थी। तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स में इट इज ऑलवेज बेटर कि जरा एक सेकेंड रुक के ये काउंट कर लो कि वेरिएबल्स कितने हैं और इक्वेशंस कितनी बना सकते हो आप। इक्वेशन तो हम वही दो बनाएंगे, एक एनर्जी की एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन और दूसरी ई की इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं वो देख लो। वेरिएबल्स आप देख लो, एक अननोन ये है और दूसरा अननोन ये है, तो 2 ही वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन बनाने का सामान हमारे पास है, तो प्रॉब्लम डेफिनेटली लुक्स इन कंट्रोल। तो अब जरा आगे इक्वेशंस बनाते हैं। देखो, पहले मैं लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन बनाता हूँ। लीनियर मोमेंटम के लिए स्टार्टिंग विद 5 kg, जो इनिशियल मोमेंटम है ये हो जाएगा 5u1 प्लस 2.5, तो मूव ही नहीं कर रहा था तो 0। फाइनल लीनियर मोमेंटम आप देख लो, अब फाइनली दोनों मूव कर रहे हैं, तो 5v1 प्लस 2.5 इंटू v2, एंड v2 अपनी हो जाती है 2 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल फाइनल दोनों को आप कर दो इक्वेट, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। ऐसे अच्छी बात है कि 5 कैंसिल हो जाएगा, तो भाई कर देते हैं 5 कैंसिल, तो आपकी इक्वेशन बन जाती है लीनियर मोमेंटम से u1 इज इक्वल टू v1 प्लस 1। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि डायमेंशनली गलत है ये इक्वेशन, बिकॉज हमने कुछ जगहों पे वैल्यू पुट कर दी है और कुछ जगहों पे वैल्यू
नहीं पुट करिए। तो डायमेंशनली गलत लग रही होगी इक्वेशन देखने में, लेकिन ये कुछ भी गलती है नहीं इसके अंदर। और आगे चलते हैं। इसके बाद हमें दूसरा ई का इक्वेशन बनाना होता है। तो ये इक्वेशन तो 1 हो ही गई है। अभी ई की इक्वेशन आपको इन्होंने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिया था। तो ई इक्वल टू वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव के अंदर ई का वैल्यू तो 1 रख दो। अब आप देखो वी रिलेटिव का मतलब है कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, ये हो जाएगी आपकी 2 - 1। फिर u रिलेटिव आप देखो, u रिलेटिव हो जाएगा इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, और इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा u1। तो इसका मतलब है, न्यूमरेटर को थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर लेते हैं। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी थी 2 - v1, मैंने 2 - 1 लिख दिया है। 2 - 1 नहीं, 2 - v1 होना चाहिए। सो नाउ यू कैन सी कि ये इक्वेशन बन जाएगी u1 इज इक्वल टू 2 - v1। ये इक्वेशन बन जाएगी। लेट मी हाईलाइट दीज इक्वेशंस। एक ये है और एक ये है। अब हमारे पास मसाला तैयार है बिल्कुल, बस मसाले को अपने को समोसे में भर के समोसा बनाना है। तो ये बना लेते हैं फाइनल। देखो यू कैन सी कि अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को चाहे तो ऐड कर दो तो आपको u1 मिल जाएगा। मीन्स आई विल नॉट ऑब्वियसली प्रिज्यूम टू टीच यू साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग, यू नो दैट बेटर देन मी नाउ। तो बस अब इनको सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा u1। ऐड कर देते हैं तो 2u1 इक्वल टू 3, u1 हो जाएगा आपका 3/2। इसको वापस पुट करके सॉल्व कर लो, जरा सॉल्व खुद ही करना है आपको, सॉल्व कर लेना। इससे आपको v1 मिल जाएगा 1/2 मीटर्स पर सेकेंड। और हमें फाइनली चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बस 1/2 mv² लगा दो। हमें इनिशियल और फाइनल दोनों काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो ये देख लो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसकी, 5 kg वाले ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m × v²। सो ये 5/8 आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो सिंपली इसका 9 टाइम्स आ जाएगा, बिकॉज यू कैन सी कि इनिशियल वेलोसिटी इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। 3 टाइम्स अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 45/8 जूल्स। ये आपकी इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज आ जाएंगी। सो आई होप यू एग्री विद मी कि कोई नई बात नहीं हुई है प्रॉब्लम में। ये सारे के सारे एग्जांपल्स लेने के पीछे आइडिया यही है कि दैट इन ऑर्डर टू शो यू कि अगर बेसिक दो इक्वेशंस बनानी आपको आती हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप हर क्वेश्चन लीनियर 2 पार्टिकल कोलिजन का सॉल्व कर सकते हो। बस ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी वगैरह को इन्वॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, और कुछ काइनेटिक एनर्जी वगैरह को थोड़ा और अच्छे से इन्वॉल्व करके क्वेश्चंस को और लेंदी करना भी पॉसिबल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेंदी होने लगते हैं तो फिर उसके लिए कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और होंगी जो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पे आने के पहले सबसे पहले आई एम मेकिंग श्योर कि कुछ बेसिक एग्जांपल्स अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनसे अपने कोर कंसेप्ट बड़े सॉलिड हो जाए। फिर उसके बाद हम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के ऊपर आएंगे जिनसे हम और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो सी, अभी देखो ये एग्जाम्पल और भी इंटरेस्टिंग है। इस एग्जाम्पल में भी आप जरा एक बार वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो और फिर आगे सॉल्व करते हैं। सी, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट अब की बार देयर इज अ वुडन ब्लॉक, बड़ा सा एक ब्लॉक है, कितने मास का, 10 kg का। और मान लो अपन ने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया, टारगेट प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो और अपना एक निशाना ना बिल्कुल सही जगह पे लगता है, और ये बुलेट आती है आपकी, ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक को लगती है। और मान लेते हैं सपोज कि ये वुडन ब्लॉक बहुत मोटा नहीं है, तो क्या होता है कि जो अपनी बुलेट है इसके आर पार निकल जाती है। और वैसे भी देख लो बुलेट की जो स्पीड इन्होंने दी है 500 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब साउंड की स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा है वेलोसिटी। तो अगर इतनी वेलोसिटी से बुलेट आएगी तो फिर भाई आर पार ही निकलेगी। तो 500 की स्पीड से बुलेट आती है। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आर पार निकल जाती है और दूसरे साइड निकलने के बाद भी बुलेट के पास 100 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड बचती है, ये बोल रहे हैं। तो अब देखो ऑब्वियसली अगर ये मान लो आपके पास वुडन ब्लॉक था, बुलेट इसको आके टकराती है, थोड़ी देर तक ये ब्लॉक के अंदर चलेगी और फिर दूसरे साइड में 100 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से निकल जाएगी। ऑब्वियसली अगर बुलेट की स्पीड कम हुई है, बुलेट का मोमेंटम कम हुआ है, तो ब्लॉक ने बुलेट को रोकने की कोशिश करी है।
और अगर ऐसा होगा कि ब्लॉक बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ बुलेट ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगी सीधे डायरेक्शन में। तो आप ये 100% बोल सकते हो कि जब तक बुलेट ब्लॉक के अंदर 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 लकड़ी को काटते हुए चल रही थी, वो इसके ऊपर फोर्स भी लगाती जा रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब बुलेट दूसरे साइड निकलेगी तब तक ये ब्लॉक कुछ मोमेंटम, कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, ये बात है। और मान लेते हैं कि ये ब्लॉक एक वेलोसिटी गेन कर लेगा, हमें नहीं पता कितनी गेन कर लेगा, लेट अस से ये वेलोसिटी गेन कर लेगा v। तो हम इसमें अब आगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज हम पिछले 2-3 क्वेश्चंस में वही करते आ रहे हैं। तो एक हमारे पास बुलेट है, दूसरा हमारे पास ब्लॉक है, और अगर बुलेट प्लस ब्लॉक को सिस्टम मान लेते हैं तो एक तरह से इन्हीं के बीच में कोलिजन टाइप का ही हो रहा है। अब एग्जैक्टली कोलिजन नहीं है बिकॉज बुलेट आर पार निकल गई है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, वो इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं होता है तो हम आराम से लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। तो हमारा प्लान तो यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने का है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। सी आप ये देखो कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे उन सब में फ्रिक्शन विक्शन या इस तरह के सिस्टम देखे जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लग ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अल्टीमेटली ये बोला है कि ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है, और इनफैक्ट लास्ट में उन्होंने ये निकालने को भी बोला है कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही निकालना है। तो हम किसी तरह से ये भी नहीं बोल सकते कि यार फ्रिक्शन तो हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं तो नेग्लेक्ट कर दो फ्रिक्शन को, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप देखो तो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू एम जी, और आप देख लो कि ये बिल्कुल भी कोई छोटा नेग्लिजिबल फोर्स नहीं है, प्रॉपर फोर्स होगा म्यू एम जी, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा प्लान तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने का है, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि भाई इसके अंदर तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। अगर हम बुलेट प्लस ब्लॉक को मान लेते हैं सिस्टम, तो भी ग्राउंड एक थर्ड पार्टी चीज है, और ये ग्राउंड थर्ड पार्टी चीज जो है ये अपने 1+2 सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो देयरफॉर अब यहां थोड़ा सा अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा। याद करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जब हमने डिफाइन किया था इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, तब हमने इस चीज का टेक केयर किया था। हमने उस समय देखा था, इफ यू रिमेंबर, मैंने उस समय बताया था कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कि एक्सटर्नल इंपल्स जीरो होनी चाहिए। ध्यान से देखो, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने से ही लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। हमारी कंडीशन ये थी कि एक्सटर्नल इंपल्स जीरो होनी चाहिए, और मैंने कहा था कि कहीं कहीं इसका यूज आएगा। अब आ रहा है, यहां पे आ रहा है इसका यूज 100%। यू विल सी कि अगर एक्सटर्नल इंपल्स जीरो होनी चाहिए, तो आप देख लो कि इस क्वेश्चन में बुलेट को वुडन ब्लॉक को क्रॉस करके जाने में जितना टाइम लगेगा, आप सोच के देखो, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी ब्लॉक के ऊपर अगर आप बुलेट फायर करते हो तो बुलेट बिल्कुल एक लाइक माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड में उसके आर पार निकल जाएगी। तो जो जरा सा टाइम बुलेट को वुड के अंदर चलने में, उसको क्रॉस करने में लगता है, वो टाइम अगर मान लो डेल्टा टी है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी जो इंपल्स है ये हो जाएगी आपकी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। नाउ इस प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो ये फोर्स नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन ये टाइम डेफिनेटली बहुत 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 स्मॉल है, और अगर टाइम स्मॉल है तो इसका और म्यू एम जी का जो प्रोडक्ट है अर्थात इंपल्स जो है, ये इंपल्स बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली हम इस इंपल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बात है। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि ये एक यूनिक सा केस है, और इतना भी यूनिक नहीं, आगे चल के इस तरह के केसेस आते रहेंगे जहां पे कई सारे ऐसे सिचुएशन आपको देखेंगे कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स होगा, उसके बाद भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, क्योंकि वहां पे ये टाइम वाला जो फैक्टर है, ये टाइम वाला फैक्टर बहुत स्मॉल हो जाएगा, ये बात है। तो अगर आपको ये देखना है, खाली ये नहीं देखना है कि ये फोर्स स्मॉल है या नहीं है, आपको फोर्स और टाइम इन दोनों के प्रोडक्ट को देखना है कि अगर ये प्रोडक्ट स्मॉल है, इन दैट केस आप इंपल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल इंपल्स को, और लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। ये डिस्कशन अभी थोड़ा सा हमने इनिशिएट किया है, लेकिन ये आगे भी चलता रहेगा। आगे इस डिस्कशन को हम और भी आगे ले जाएंगे, बट यहाँ पे हम आई एक्सटर्नल को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 बोलते हैं, और फिर हम लीनियर मोमेंटम को अप्रॉक्सीमेटली कंजर्व कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि बुलेट जब ब्लॉक को चीर के जस्ट बाहर आएगी, उस टाइम पे अगर ब्लॉक की वेलोसिटी है मान लो v, तो अब ये v मैं इसके बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्रॉक्सीमेटली लगा के निकालने वाला हूं। तो लगा देते हैं, चलो
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, इसका मतलब है अभी आप देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। अब इनिशियली तो खाली बुलेट के पास था लीनियर मोमेंटम, बुलेट की वेलोसिटी थी 20 ग्राम्स और बुलेट का मास था 20 ग्राम्स, वेलोसिटी थी 500। तो बस आप देख लो ये सब कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाता है 10। तो लीनियर मोमेंटम बुलेट का तो था 10 न्यूटन सेकेंड एसआई यूनिट्स। फाइनली अगर आप देखोगे तो बुलेट भी मूव कर रही है, तो बुलेट का हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, और ऑफ कोर्स 10⁻³ तो करना ही है बिकॉज ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। ब्लॉक का हो जाएगा फिर से मास इनटू वेलोसिटी, तो इसको भी कर लोगे थोड़ा सा सॉल्व तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसा इक्वेशन। एंड नाउ यू कैन सी कि इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 8/10 दैट इज 0.8 मीटर्स पर सेकेंड। ये क्या आ गई आपके पास? ये आ गई आपके पास जस्ट आफ्टर बुलेट एग्जिट्स द ब्लॉक फ्रॉम द राइट एंड। अब ध्यान से देखो कि ब्लॉक के केस में ब्लॉक को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आगे चल के भी। एक तरफ से तो बुलेट इसको चीर गई और दूसरी तरफ से नीचे फ्रिक्शन भी इसको रोक रहा है, वो भी फोर्स लगा रहा है। तो अब आप देखो कि ये वाली वेलोसिटी से तो ब्लॉक स्टार्ट करेगा। अब अगर ग्राउंड फ्रिक्शनलेस होती तो ये इसी वेलोसिटी से दुनिया के अंत तक चलता रहता, 0.8 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से अल्टीमेटली चलता रहता अगर ग्राउंड फ्रिक्शनलेस होती तो। लेकिन ग्राउंड तो फ्रिक्शनलेस है ही नहीं। सारा झगड़ा इसी बात का है कि ग्राउंड फ्रिक्शनलेस नहीं है। तो अगर ग्राउंड फ्रिक्शनलेस नहीं है तो फिर अब ग्राउंड इसको रोकने के लिए फोर्स लगाएगा। तो अब प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। यहां तक तो हमने लीनियर मोमेंटम अप्रोक्सीमेटली कंजर्व करके ये निकाल लिया कि अपना 10 kg वाला ब्लॉक कितनी स्पीड से मोशन चालू करेगा। लेकिन अब आगे आप देखो कि जब ये मोशन आगे बढ़ेगा तो आगे के मोशन में अगर आप देखोगे तो ये जो 0.8 मीटर्स पर सेकेंड है ये खाली इसके मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनली ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और हमें पता है कि इस पूरे मोशन के दौरान फ्रिक्शन इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा μmg। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास दैट इज μg। और ऑपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के, इस वजह से हम एक माइनस साइन भी लगा देंगे, तो माइनस भी लगा दो। ये हो जाएगा आपका ब्लॉक का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी बोलना चाहो। और हमें ये पता है कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0.8 है। और ध्यान से एक बार प्रॉब्लम पढ़ के देखो, इन्होंने ये भी दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर स्लाइड होने के बाद रुक जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0.2 मीटर्स होने के बाद ये रुक जाएगा। तो बस अब इसके बाद आपको अगर म्यू निकालना है तो इसके ऊपर लगा दो अपनी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन v² = u² + 2s। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0.8 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस साइन भी हम लगा देते हैं, -2 × μg × s। s आपको दिया है 0.2। ठीक है, g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 में डाल दो, सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके आप देख लो, इससे आपको म्यू की वैल्यू 0.16 मिल जाएगी। सॉल्व आपको करना है इक्वेशन ऑब्वियसली, और म्यू आपको मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे 0.16। ये बात है। तो ये कंसेप्ट है और फाइनली हमें म्यू की वैल्यू मिल गई। बट देन एज यू कैन सी एज आई हैड प्रॉमिस्ड क्वेश्चन अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। बिकॉज इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो मैंने एक तो लीनियर मोमेंटम की जो कंजर्वेशन की कंडीशन थी उसको भी हमने थोड़ा अच्छे से डीप में जाके देखा कि फोर्स तो था एक्सटर्नल लेकिन उसका इम्पल्स नेग्लेजिबल था। फोर्स नेग्लेजिबल नहीं था लेकिन उसका इम्पल्स नेग्लेजिबल था। ये बात हमने देखी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फिर हमने उसके साथ साथ थोड़ा फ्रिक्शन भी मिला दिया, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स भी मिला दिया। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखो यही करते हैं कि ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत एकदम से टफ क्वेश्चंस दे देते हैं। इनका भी लॉजिक वही होता है कि भाई इधर से मतलब 2-3 चैप्टर को मिलाया, कुछ कंसेप्ट इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया एंड सो ऑन, और उनको मिक्स करके बना के क्वेश्चन देते हैं जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज देखो कभी भी अगर किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग चेक करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि 2-3 उस सब्जेक्ट के अंदर 2-3 अलग अलग चैप्टर से मिला के कंसेप्ट क्वेश्चन बना के दे दो स्टूडेंट को। तुरंत पता चल जाता है कि बंदा रट के आया या समझ के आया। जो बंदे रट के आते हैं, फॉर्मूले रट के आने वाले बहुत सारे बंदे होते हैं, वो तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। बिकॉज रटने वाला बंदा मिक्सचर वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन को हैंडल कभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप समझ के गए हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड वेरी नाइसली। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको मजा भी आएगा। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए
यू नीड टू एंजॉय इट। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप एक अच्छे लेवल तक जा सकते हो, लेकिन वो मास्टरी वाले लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको अपनी फील्ड में सचिन तेंदुलकर बनना है, या अगर आपको अपनी फील्ड में लता मंगेशकर के बराबर की प्रोफिशिएंसी चाहिए, ये अपनी फील्ड के टॉपर्स है बिल्कुल, इस लेवल की प्रोफिशिएंसी अगर आपको अपने फील्ड में चाहिए तो आपको सब्जेक्ट से प्यार होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए चीजें समझना बहुत जरूरी है। खाली रट रट के काम नहीं चलता है। तो विच आई एम प्रेटी श्योर दैट यू आर डूइंग, बिकॉज मैकेनिक्स एनीवे इज अ लिटिल बिट हार्ड, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट होता है आपका पूरे फिजिक्स का। तो चलो ये एग्जाम्पल भी अभी हमने यहां तक देख लिया है। चलो और आगे चलते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट अनदर नाइस एग्जाम्पल। वापस एक बार वीडियो को पॉज कर दो। क्वेश्चन अब 3-4 क्वेश्चन तो अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम इसे मिलजुल के सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन में अब की बार बोला इन्होंने कि भाई दो बॉडीज हैं एंड these two bodies they are moving towards each other and they collide inelastically। ठीक है, velocity of first body before impact is 2। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने क्वेश्चन में आप पूरा पढ़ के देख चुके हो, कहीं भी इन्होंने दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस नहीं दिए, तो हम मान लेते हैं एक का मास m1 मान लेते हैं, दूसरे का m2 मान लेते हैं। टक्कर के पहले एक की वेलोसिटी 2 दी है और दूसरे की वेलोसिटी 4 दी है। ठीक है, एक काम तो इन्होंने एक किया है। फिर टक्कर के बाद इन्होंने देखो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि कोलिजन इनइलास्टिक है। अब इनइलास्टिक की बजाय परफेक्टली इनइलास्टिक बोल देते तो थोड़ी सी लैंग्वेज ज्यादा बेटर रहती, लेकिन उतना मॉडिफिकेशन आपको क्वेश्चंस में खुद कर लेना है। बिकॉज अगर मान लो ऐसा होता है कि ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी होती तो फिर क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए उनको वो वैल्यू देनी पड़ती, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं वैल्यू नहीं दी है। तो ये ध्यान रखना कि कई बार इनइलास्टिकली बोला जाता है तो उसका मतलब इनका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो अब यहां पे इन्होंने बोला है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, उसके बाद ये दोनों पार्टिकल्स जुड़ गए, और आगे इन्होंने बोला भी है कि जुड़ने के बाद ये एक कंबाइंड वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकेंड से जाते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में, ये इन्होंने आगे बोला भी है। तो टक्कर के बाद ये वेलोसिटी हो जाती है ऐसी। तो ये तो सबसे पहले जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी उसको हमने निकाल के इस तरीके से समराइज कर लिया है, पॉइंट नंबर 1। अब आगे देखो, इसके बाद इन्होंने आगे कुछ लंबी चौड़ी बात करी है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी एक्सीड दैट ऑफ सेकेंड बॉडी वगैरह वगैरह। मतलब बेसिकली लास्ट लाइन में आपको ये बोल रहे हैं कि भाई टक्कर के पहले इन दोनों पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका रेशियो निकालना है आपको, ये मतलब है लास्ट लाइन का। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम इसमें लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन तो लगा देते हैं। ई का इक्वेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टक्कर के बाद ये पार्टिकल जुड़ ही गए हैं, तो लीनियर मोमेंटम तो एटलीस्ट लगा देते हैं। अब उसके लिए हम मानते हैं चलो कि जो राइट वाला डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव मानते हैं। तो अब आप देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम m1 का हो जाएगा m1 इंटू वेलोसिटी, m2 का हो जाएगा m2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये हो जाता है आपका इनिशियल लीनियर मोमेंटम। फाइनल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो बढ़िया सिंपल सी इक्वेशन बन रही है। थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे इसको तो आपके पास m1 इक्वल टू 5m2 ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन। तो चलो बढ़िया बात है कि इन दोनों मासेस का रेशियो तो अपने को एटलीस्ट मिल गया। अब आगे देखते हैं, इन्होंने आपको बोला है कि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का अपने को रेशियो निकालना है। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने का मतलब है कि हाफ m1 इंटू 2 स्क्वायर, और ध्यान रखना कि इन्होंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने को बोला है। तो इनिशियल वेलोसिटीज अपने को दोनों पुट करनी होंगी। तो यू कैन सी कि एक हो जाती है इतनी और दूसरी को भी पुट कर देते हैं चलो। तो दूसरा हो जाता है हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अभी जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दोगे, तो यू विल हैव 4m1 डिवाइडेड बाय 16m2 विच इज m1 बाय 4m2। ये हो जाता है आपके पास कुछ एक्सप्रेशन। अब फाइनली आप देख लो कि m1 बाय m2 हो जाएगा 5, तो ये हो जाता है आपके पास 5/4। 5/4 बोले तो 1.25, ये आपके पास सिंपली काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो आ जाता है। सो यू कैन सी दैट वी गॉट अ लिटिल बिट लकी इन दिस प्रॉब्लम। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एनर्जी की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या, लास्ट लाइन को देख के और भी खतरनाक लैंग्वेज सी लग रही थी क्वेश्चन की, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ खतरनाक होने वाला है, लेकिन ठीक है लकीली बच गए। और ये भी ध्यान रखना इनफैक्ट
कि अगर कभी भी आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं तो जनरली क्वेश्चंस उतने लेंदी नहीं होते हैं, बिकॉज अगर टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल साथ में चल रहे हैं तो एक वेरिएबल तो वैसे ही कम हो जाता है ना, बिकॉज फिर आपको उनकी वेलोसिटीज v1 v2 नहीं बोलनी पड़ती, वो कंबाइन होकर v हो जाती है, और एक वेरिएबल कम होने से ऑब्वियसली प्रॉब्लम थोड़ी छोटी तो हो जाएगी। तो रफली इनइलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस में, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन में ये थोड़ी सी हमें सब्सिडी एक तरीके से मिल जाती है। सो विद दिस कई सारे एग्जांपल्स तो हमने देख लिए हैं, बेसिक एग्जांपल्स तो हमने कुछ यहाँ पे देख लिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और बड़ी लेवल की प्रॉब्लम्स के ऊपर ले जाने वाला हूं। देखो, नंबर 1 2 पार्टिकल कोलिजन, और वो भी मतलब आई शुड से कि जो 1 डायमेंशनल कोलिजन है उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, जो और बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी वो ओब्लिक कोलिजन में आएंगी। लेकिन फिर भी 1D कोलिजन की जो थोड़ी सी और एडवांस वगैरह लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें जाने से पहले थोड़ी सी हमें थ्योरी को थोड़ा सा और अपग्रेड करना होगा। तो हमने कुछ बेसिक थ्योरी को मास्टर करने के लिए एग्जांपल्स देख लिए। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ थ्योरी के एडिशनल 1-2 ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको और बताऊंगा, जिनका यूज करके हम और बड़े बड़े क्वेश्चंस को हैंडल कर सकेंगे। चलो भाई, और आगे चलते हैं, और जो एक्स्ट्रा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की बात कर रहा था उसके ऊपर अपन आते हैं। देखो, बट उसके पहले ध्यान रखना कि जो कोर कंसेप्ट है पूरा 2 पार्टिकल कोलिजन का या 1 डायमेंशनल कोलिजन का, वो वही है जो हमने अभी तक देखा था कि एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो और दूसरा ई की इक्वेशन लगाओ, और इक्वेशंस लगाने के बाद क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। इस कोर कंसेप्ट से आप दुनिया का हर क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर सकते हो। और अब इसके बाद जो हम दो अभी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स में 2 चीजें देखने वाले हैं, ये दोनों का काम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का टाइम बचाने का काम है। बट यू नो वेरी वेल कि ये काम भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसके लिए लाखों बच्चे कंपीट करते हैं। उन लाखों में अगर आपको टॉप पे आना है तो आपको यू विल हैव टू बी फास्टर एंड यू विल हैव टू बी शार्पर देन अदर्स। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए अपने को 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देखनी है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सी, सबसे पहली टेक्निक है, पहले मैं आपको हर जगह दोनों टेक्निक्स में पहले मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक समझाऊंगा, बता दूंगा कि भाई हम क्या देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम उसे प्रूव करते रहेंगे आराम से। तो देखो, हमारे पास सबसे पहला फंडा ये है कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स है, लेट अस से m1 m2 मास के, इनिशियली ये मूव कर रहे थे u1 u2 वेलोसिटीज से, ये हमें पता है कि u1 कितनी होती है, u2 कितनी होती है, और टक्कर के बाद मान लो इनकी कुछ वेलोसिटीज हो जाती है v1 एंड v2। नोट वेरी केयरफुली कि v1 और v2 अननोन्स है, मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, बट हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑब्वियसली आपको गिवन है, लेट अस से e। ये सब अगर मान लो आपको पता है। अब फर्स्ट पॉइंट अपना ये है कि अगर इनकी टक्कर होती है तो किसी भी टक्कर में ये पार्टिकल्स मोमेंटम कितना एक्सचेंज करते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो हमने नीचे लिखा हुआ है, ये जो रिजल्ट है, और ये मोमेंटम एक्सचेंज का फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। नोट वेरी केयरफुली कि अगर मान लो जैसे इस सिचुएशन में लाल वाला पार्टिकल पीछे से आता है, ब्लू वाले पार्टिकल को हिट करता है, तो ऑब्वियसली रेड वाला ब्लू वाले को कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम देगा। मोमेंटम देने को ही हम इंपल्स लगाना कहते हैं। तो अगर मान लो लाल वाले ने ब्लू वाले को 20 SI यूनिट्स का मोमेंटम दिया, तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि लाल वाले ने ब्लू वाले के ऊपर 20 SI यूनिट्स की इंपल्स लगाई। तो चेंज इन मोमेंटम बोल दो या इंपल्स बोल दो, अल्टीमेटली बात एक ही है, दोनों सेम चीज है अल्टीमेटली। तो यहां पे अपन ये निकालेंगे कि ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर इंपल्स कितनी लगाते हैं। वी ऑलरेडी नो कि इंपल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ टाइप का रिजल्ट फॉलो करती है कि अगर मैंने आपके ऊपर इंपल्स लगाई है आई, तो आप मुझे पलट के इंपल्स लगाओगे -i। तो कितना इंपल्स होगा या कितना मोमेंटम एक्सचेंज होगा, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। और ये रिजल्ट देख लो, लास्ट में बड़ा सिंपल सा रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट को भी हम डिराइव करने वाले हैं, बट डेरिवेशन की अगर इंपॉर्टेंस मान लो 30% है, तो रिजल्ट की इंपॉर्टेंस 70% है, बिकॉज रिजल्ट ही अल्टीमेटली आपका ज्यादातर जगहों पे डायरेक्टली यूज होगा। तो देखो, रिजल्ट बड़ा सिंपल सा है कि लीनियर मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन एनी 2 पार्टिकल्स कोलाइडिंग इन 1 डायमेंशन इज गिवन बाय म्यू इंटू यू रिलेटिव इंटू 1 + e। वेरी इजी टू रिमेंबर, बिकॉज यू नो दैट कि लीनियर मोमेंटम और इंपल्स के जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं मास इंटू वेलोसिटी। अब आप देख लो कि अगर एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो m1 m2 को कंबाइन करके जो आपका रिड्यूस मास आता था, जिसको अब बहुत क्रूड लैंग्वेज में आप सिस्टम का मास भी बोल सकते हो, उसकी जगह मैंने आपको म्यू कर दिया है। म्यू के डायमेंशंस और कुछ नहीं है, m के होते हैं। इसी तरीके से
आपको u1 और u2 दोनों को एकोमोडेट करना था। तो जो वेलोसिटी है वो आपकी ये u रिलेटिव जो है वो एक तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आप देखो जो ऊपर लिखी हुई है इसमें u1 माइनस u2 हो जाएगी। तो यू कैन इजीली सी कि मास इनटू वेलोसिटी विल गिव यू यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, और बस उसमें 1 प्लस ई को लास्ट के अंदर लास्ट में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज इट। ये बात है। सो दैट्स बेसिकली द थिंग। अब आगे देखते हैं कि हम इस छोटे से रिजल्ट को डिराइव कैसे करेंगे। जरा डिराइव करते हैं, फिर इसके बाद इसकी एक आध प्रॉब्लम भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। बट पहले छोटा सा इसका एक डेरिवेशन होता है, तो वो डेरिवेशन चलो देख लेते हैं। देखो अब कैसे डिराइव करेंगे इसको। सी, हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, सिंपल बातें करेंगे। सबसे पहले m2 से स्टार्ट करता हूँ और m2 के ऊपर मैं लगा देता हूँ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड, कोई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कोई बहुत बड़ी थ्योरम नहीं लगाने वाला हूँ। सिंपल सी बात है कि m2 को मिली है जितनी इम्पल्स उतना चेंज होगा उसका मोमेंटम, ये हम लगाने वाले हैं m2 के ऊपर। तो अब आप देखो m2 को इम्पल्स मिली है i और इसका मोमेंटम हो जाएगा फाइनली अगर आप देखोगे तो m2v2, इनिशियली अगर आप देखोगे तो m2u2। ये हो जाएगी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ऑन m2। सेम चीज आप लगा दो m1 के ऊपर भी, लेकिन अब m1 के ऊपर ध्यान रखना कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में आपको इंपल्स विद साइन डालनी होती है। सी, कई बार लोग इंपल्स को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, वो कहते हैं कि यार इंपल्स तो क्या, इंपल्स ही तो है, इधर कर दो उधर कर दो, फर्क क्या पड़ता है। बट ध्यान रखना कि इंपल्स उतनी ही वेक्टर होती है जितनी आपकी लीनियर मोमेंट, जितना आपका फोर्स वेक्टर होता था। अब आप खुद ही देखो कि अगर किसी चीज के ऊपर F इक्वल टू ma लगाने में एक्सेलरेशन इधर है और फोर्स उधर है और आप F में नेगेटिव साइन नहीं डालते हो तो सारी इक्वेशन गलत हो जाएंगी। सेम चीज यहां पे भी होती है कि अब आप देखो कि फर्स्ट पार्टिकल था m1, इसके लिए सब वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो बेटर तो ये रहेगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाए, लेकिन इसके ऊपर लगने वाली इंपल्स नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो देयरफॉर इंपल्स को आपको माइनस आई रखना होगा। तो देयरफॉर अगर मैं इसमें m1 के लिए लिखता हूं फाइनल मोमेंटम, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। इनिशियल मोमेंटम लिखता हूं तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। लेकिन अब अगर इंपल्स लिखना है और यहां पे मैंने ये आई कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। राइट वर्ड डायरेक्शन में अगर हम ये सारी वेलोसिटीज राइट वर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इंपल्स भी राइट में लेनी होगी, और लेफ्ट में अगर इंपल्स है आई तो इसका मतलब है कि राइट में आप इसको लिखोगे माइनस आई की तरह से। और ये माइनस आई को हल्के में मत लेना। कई बार लोग कहते हैं सर ये प्लस माइनस तो अपन बचपन से एडजस्ट करते आ रहे हैं तो कर लेंगे, नहीं, आपको इस माइनस साइन को बिल्कुल प्रॉपर्ली रखना है। और अगर ये माइनस साइन खा जाओगे तो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम आएगी, मतलब पूरा प्रॉब्लम क्या आएगी, पूरा रिजल्ट गलत हो जाएगा। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ठीक है, दो इक्वेशंस तो आपको मिल गई ऐसे, और तीसरी इक्वेशन आप बना लो ई से। ई तो आसानी इक्वेशन होती है, हमें पता है कि ई होता है आपका v रिलेटिव अपॉन u रिलेटिव। अब इस प्रॉब्लम में v रिलेटिव इज v2 माइनस v1, लेकिन u रिलेटिव विल बी u1 माइनस u2। तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन एक तरह से v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू u1 माइनस u2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं, और इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और 2 और 3 को अभी अपने को देखना है, और इन तीनों इक्वेशंस की मदद से हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन लास्ट में ये चीज रिजल्ट अपने को निकालना है। तो अब जरा एक मिनट जरा सोच लो थोड़ा सा कि इन तीनों इक्वेशन से हम नीचे वाली इक्वेशन कैसे प्रूव करने वाले हैं। और ये सोचने में आप सोचोगे तो थोड़ा सा यू विल रियलाइज कि अल्टीमेटली नीचे वाली इक्वेशन में आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है बेसिकली ये आई का वैल्यू आपको निकालना है। किसके टर्म्स में निकालना है वो भी देख लो, म्यू के टर्म्स में निकालना है। म्यू का मतलब है कि m1 m2 तो रखना है आपको। u रिलेटिव के टर्म्स में निकालना है, मतलब कि u1 और u2 भी रहेंगे। अब इस नीचे वाली इक्वेशन में आप देखो कौन नहीं है। देखो सी, हमारा सॉल्व करने का इक्वेशन तरीका बड़ा सिंपल सा होता था कि जो नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देते थे। नीचे वाली इक्वेशन में v1 और v2 नहीं है, तो v1 और v2 को हमें इन तीनों इक्वेशन से एलिमिनेट करना है, जो कि हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम बिल्कुल कर देंगे। आप देख लो, फर्स्ट वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको रीअरेंज कर लो, तो आपको मिल जाएगा i डिवाइडेड बाय m2 प्लस u2। ये आप कर दो, ये आपको मिल जाएगा v2। ठीक है, ध्यान से देख लो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके आप v2 निकाल लो। इसी तरीके से सेकेंड वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके आप v1 निकाल लो। ठीक है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन को जरा रीअरेंज करके हम v1 निकाल लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा
माइनस आई डिवाइडेड बाय m1 प्लस u1 विल बी इक्वल टू v1। वेरी इजी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। और v1 अपने पास है, v2 अपने पास है, इन दोनों को कहाँ पुट करोगे? ये थर्ड वाली इक्वेशन में v1 और v2 इन दोनों को पुट कर दोगे बस। ठीक है, इन दोनों को पुट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जरा v2 को पुट करते हैं। यू विल हैव i बाई m2 प्लस u2, ये हमने पुट कर दिया किसको? v2 को। माइनस v1 को पुट करते हैं, तो माइनस v1 को पुट करोगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। और अब आप देख लो फाइनली, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके आपको i का वैल्यू निकालना है। तो चलो कर ही लेते हैं इतना। यू विल सी कि 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2। अभी इस पॉइंट से आप खुद भी सॉल्व कर लो तो हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अब इसमें खाली अपने को टर्म्स को रीअरेंज करना है। और रीअरेंज करते जाओगे, रिफाइन करते जाओगे, तो फाइनली आपका जो बॉटम पे रिजल्ट है वो रिजल्ट आराम से प्रूव हो जाएगा। तो ये सब रफ वर्क अभी मैं हटा देता हूं। अब देखो इसमें आप देख लो कि ये u2 माइनस u1 को आप राइट हैंड साइड के ऊपर ले जाओ एटसेट्रा एटसेट्रा, तो u1 माइनस u2 इंटू 1 प्लस ई हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी खुद ही देख लो, कुछ भी नहीं बचा है प्रॉब्लम में, काम हो गया अपना। तो दिस इंप्लाइज दैट i विल बी इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 into note that u1 minus u2 is exactly u relative because u1 बड़ा है u2 छोटा है, तभी कोलिजन होगा, अदरवाइज तो कोलिजन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है u1 माइनस u2 इज डेफिनेटली एग्जैक्टली u रिलेटिव, कोई माइनस माइनस की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। और e प्लस 1 तो लास्ट में आपका आ ही रहा है। सो दिस विल बी द थिंग एंड यू कैन इजीली सी कि ये रिजल्ट हमारा बड़े बढ़िया तरीके से प्रूव हो गया है। एंड गुड थिंग अबाउट दिस रिजल्ट इज दिस कि किसी भी वन डायमेंशनल कोलिजन के लिए ये रिजल्ट वैलिड रहेगा फॉर टू पार्टिकल्स। देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि कोलिजन्स में मैंने देखा है कि कई बार कुछ गाइड्स में मैंने देखा है कि ये लोग बहुत सारे आलतू फालतू रिजल्ट की पूरी लिस्ट बना देते हैं कि मतलब ऐसा रहता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये रिजल्ट लगा दो, और इलास्टिक कोलिजन में भी अगर सेकंड पार्टिकल स्टेशनरी होगा तो ये फॉर्मूला, फर्स्ट पार्टिकल स्टेशनरी होगा तो ये फॉर्मूला, मतलब 7-8 रिजल्ट की लंबी चौड़ी लिस्ट बना देते हैं जिसमें कौन सा रिजल्ट कब लगाना है वो याद करते करते ही स्टूडेंट परेशान हो जाता है। और फिर उसके बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि सर मैकेनिक्स बड़ी डिफिकल्ट है। पॉइंट इज नॉट दिस कि मैकेनिक्स डिफिकल्ट है, मैकेनिक्स इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, अगर आप कोर कंसेप्ट अपने सही रखो और फालतू के शॉर्टकट याद करने की कोशिश मत करो। ये ध्यान रखना कि इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जनरल रिजल्ट है। कोई भी कोलिजन होगा वन डायमेंशनल कोलिजन उसके लिए चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्टली इलास्टिक के लिए चले, या कोई जरूरी नहीं है कि टक्कर के बाद दूसरा पार्टिकल स्टेशनरी हो या टक्कर के पहले दूसरा पार्टिकल स्टेशनरी था, खाली उस चीज के लिए चले, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये जनरल किसी भी सिचुएशन में चल जाएगा, बस वन डायमेंशनल कोलिजन होना चाहिए। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप शॉर्टकट्स वगैरह याद करते हो तो छोटे छोटे बहुत सारे शॉर्टकट याद करने से कोई फायदा नहीं होता, वो फिर रटने वाली चीज आ जाती है। बिकॉज एग्जाम में आपको याद ही नहीं रहेगा कि किस चीज को कब लगाना था, और इन छोटे छोटे शॉर्टकट्स को लगाते लगाते आप शॉर्टकट्स के इतने मतलब आदी हो जाओगे, ड्रग्स लेने की तरह इतने आदी हो जाओगे कि फिर कोई क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व करने वाला होगा तो वो आपको सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसीलिए ऑलवेज रिलाई ऑन बेसिक्स, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऐसी समझ लो और समझने के बाद उनको याद कर लो जो बहुत जनरल होती है, जो आपकी पूरी जगह पे चल जाएगी, जैसे कि हमने ये वाली टेक्निक देखी है। और हमेशा मेरे लेक्चर्स में आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस कि मैं आपको यूजलेस टेक्निक्स नहीं बताता हूं। अब जैसे ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर की, ये कोई मेरा बनाया हुआ शॉर्टकट नहीं है, ये आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की किसी भी बुक में देखोगे, बियर एंड जॉनसन आती है, हिबलर आती है, मॉरेन आती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं जो बीटेक फर्स्ट ईयर के लेवल पे चलती हैं। हर बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। आप आईटी जाओगे बीटेक फर्स्ट ईयर में तो वो थोड़ा सा पुराना रिवीजन पढ़ाते हैं सबसे पहले तो मैकेनिक्स में, तो वो जब आईटी प्रॉफ आपको रिवीजन पढ़ाएंगे तो उसमें भी वो आपको ये रिजल्ट निकाल के देंगे वहां पे भी। तो ये सारी स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं, कोई ऐसे चीप टाइप के शॉर्टकट नहीं है जो पता नहीं कहाँ चलेंगे और कहाँ नहीं चलेंगे। इस तरह की चीजों में जाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो कमिंग बैक, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया और इस रिजल्ट से हम एक दो चीजें अच्छी अच्छी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो आप देख लो कि इसके अंदर ये 1 + e वाला फैक्टर है। इन अदर वर्ड्स
अगर किसी कोलिजन का ई ज्यादा होगा, ई को अगर बढ़ाओगे तो मोमेंटम ट्रांसफर हमेशा उस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा होगा, उस प्रॉब्लम के अंदर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कोलिजन इलास्टिक की तरफ बढ़ेगा उतना ज्यादा कोलिजन के अंदर एक दूसरे को पार्टिकल मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। पॉइंट नंबर 1। छोटे मोटे इस रिजल्ट से आप छोटे मोटे और रिजल्ट भी निकाल सकते हो। आप ध्यान से देखो कि अगर ई का वैल्यू 0 करते हो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो आपके पास मोमेंटम ट्रांसफर की या इंपल्स की एक वैल्यू आएगी, कुछ तो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। और अगर आप ई की वैल्यू 1 करते हो तो ये जो पूरा फैक्टर है अंदर ये 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो इंपल्स ट्रांसफर होगी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो सिंपली डबल हो जाएगी। तो एक छोटा सा रिजल्ट आप और बना सकते हो इसमें, मतलब याद नहीं करना, बट ऐसे ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स आप बना सकते हो कि अगर कोई परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है और कोई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अंडर सेम कंडीशंस अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें डबल मोमेंटम ट्रांसफर होगा या डबल इंपल्स एक्सचेंज होगा। ये बात है एज कंपेयर टू परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और इस तरह के छोटे मोटे अब आप चाहो तो कितने भी रिजल्ट बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये एक कोर रिजल्ट है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड विच यू नीड टू रिमेंबर। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं ले लेता हूं उसके ऊपर। और देखो, जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से मैं आपको देता हूं कि 2 पार्टिकल्स है मेरे पास, ठीक है, कुछ भी मास ले लेते हैं, लेट अस से 3 kg 6 kg कुछ भी मासेस ले लो। ये आ रहा था मान लो सपोज 10 मीटर्स पर सेकेंड से, ये इधर आ रहा था लेट अस से मान लो 4 मीटर्स पर सेकेंड से। ये दोनों पार्टिकल्स आ रहे थे और इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैं आपको दे देता हूं हाफ। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है और क्वेश्चन ये है, मतलब ये जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वैल्यूज चेंज करके, ये मैं आपको एक ओल्ड जेई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, बहुत पहले ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को सॉल्व ज्यादातर बच्चे करके आ गए थे। ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन बना नहीं था लोगों को, लेकिन टाइम लगा था। वो टाइम थोड़ा सा बच जाएगा अगर आप इस रिजल्ट को यूज कर लोगे, बिकॉज ये रिजल्ट आपका हर अच्छे लेवल की बुक के अंदर दिया रहता है। तो जेई में भी जिन प्रॉफ ने भी रिजल्ट क्वेश्चन बनाया होगा उन्होंने यही सोच के बनाया होगा कि भाई ये स्टूडेंट्स को ये रिजल्ट पता है या नहीं पता है, ये थ्योरी आती है या नहीं आती है, चेक करना है। तो कई बच्चों ने जिनको थ्योरी आती थी थ्योरी से सॉल्व कर लिया था और अदरवाइज ज्यादातर लोगों ने इसको बेसिक से सॉल्व किया था। तो देखो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन क्या था, इनफैक्ट वो तो बताया ही नहीं मैंने, तो क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि ये सिचुएशन थी, इस तरह से 2 पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे थे। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा था दैट कैलकुलेट द इंपल्स एक्सचेंज बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग कोलिजन। एग्जैक्टली ये चीज पूछी थी उन्होंने, कैलकुलेट द इंपल्स एक्सचेंज बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग कोलिजन। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो बहुत आराम से डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। अब आप म्यू देख लो, म्यू हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज पुराना 2 kg। और u रिलेटिव अगर आप देखते हो तो u रिलेटिव हो जाएगा आपका 10 + 4 बोले तो 14 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको इंपल्स एक्सचेंज चाहिए तो ये हो जाएगा आपका म्यू इंटू यू रिलेटिव इंटू 1 + e। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। तो यू कैन इजिली सी 14 इंटू 3 लेट्स लाइक 42 न्यूटन सेकेंड। बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे इंपल्स एक्सचेंज बिटवीन द पार्टिकल्स। और तो इस तरीके से इस छोटे से रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं। और आगे चल के, तो खाली मैंने एक छोटा सा जरा सा एग्जांपल लिया था जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट कंफर्टेबल विद द रिजल्ट, लेकिन आगे चल के इस रिजल्ट को यूज करके हम और बड़े बड़े और अच्छे क्वेश्चंस के अंदर इसको यूज करने वाले हैं। बट ये एक पहला बढ़िया काम का रिजल्ट तो हमें मिल चुका है। चलो और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी शो यू द अदर रिजल्ट ऑल्सो। ध्यान रखना कि फर्स्ट वाला रिजल्ट अगर इंपॉर्टेंट था तो अभी जो ये सेकंड वाला रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं ये इससे 5 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले रिजल्ट में तो फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है तो आप बेसिक से भी जाओगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, लेकिन सेकंड वाले रिजल्ट में हम ये निकालने वाले हैं कि किसी भी कोलिजन के अंदर, किसी भी 1 डायमेंशनल कोलिजन के अंदर हीट कितनी जनरेट होती है। अब ये हीट जनरेटेड का जो फॉर्मूला होता है या काइनेटिक एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें अभी आप देखना इसकी हम डेरिवेशन भी थोड़ी सी देखेंगे। वो डेरिवेशन देखते देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो इतनी लंबी डेरिवेशन होती है कि अगर वो सारे स्टेप्स आपको एग्जाम में रिपीट करने हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और अगर आपको टेक्निक पता है तो ये क्वेश्चन आपका विद इन 20-30 सेकंड सॉल्व हो जाएगा। और अगर टेक्निक नहीं पता है, बेसिक से जाते हो, तो कम से कम फास्ट कैलकुलेशन भी करोगे तो कम से कम 3 या 4 मिनट लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो
अब चीज क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो वही सिचुएशन है कि मान लो मेरे पास m1 और m2 मास के दो पार्टिकल्स थे, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन E है और इनके बीच में कोलिजन हो जाता है। अब हमें पता है कि जनरली कोलिजन में कुछ ना कुछ हीट तो जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, इसीलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा रहे थे, इसीलिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब आप देखो कि फाइनली वी विल डिराइव अ फॉर्मूला कि भाई हीट जनरेट होती है तो कितनी जनरेट होती है, और बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है। सी फॉर्मूला इज दिस, पहले मैं आगे हीट जनरेटेड लिख भी देता हूं। हीट जनरेटेड इज सिंपली इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। रिमेंबर डेल्टा के ई का मतलब होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, माइनस डेल्टा के ई का मतलब होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हीट जनरेटेड विल बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सी इट्स वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर, बिकॉज आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समथिंग लाइक हाफ एम वी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला होता है। अब आप देखो m की जगह म्यू आ जाएगा, विच इज एसेंशियली द कंबाइंड मास ऑफ द सिस्टम इन क्रूड वे, या रिड्यूस मास अपन बोलते हैं जिसको। और v की जगह भी अगर आप देखो तो v की जगह भी आपको सिस्टम की टोटल वेलोसिटी में दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, u1 को भी और u2 को भी। और अगर दोनों को कंसिडर कर रहे हो तो वही उसी से हम एक तरह से u रिलेटिव लिख देते हैं। और अब e को तो अपना काम करना ही है, तो लास्ट में ये 1 माइनस ई स्क्वायर का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है। बट यू कैन इजिली सी कि ये रिजल्ट्स ऐसे हैं, दोनों रिजल्ट ऐसे हैं जिनको याद करना आसान है। जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो हाफ एम वी स्क्वायर टाइप करके आ रहा है, और जो मोमेंटम एक्सचेंज का एक्सप्रेशन था वो मास इनटू वेलोसिटी टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा था। तो देयरफॉर दोनों रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो याद करने में बड़े लॉजिकल से तरीके से मैंने लिखे हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू मेमोराइज दीज रिजल्ट्स क्वाइट इजीली। आगे देखते हैं, जरा इसको डेराइव करके भी देखते हैं। देखो डेरिवेशन इज नॉट डिफिकल्ट, डेरिवेशन इन फैक्ट लॉजिकली स्पीकिंग डेरिवेशन इज वेरी इजी, बट लेंदी बहुत है। अभी देखना, अभी हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं फिर मजा आएगा। अभी देखना कि जैसे अगर आपको हीट जनरेटेड निकालना है कभी भी, तो हीट जनरेटेड का मतलब होगा कि सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो, जो लॉस होगा वो इन दोनों का डिफरेंस लेके आ जाएगा। सी अगर मान लो आपके पास इनिशियली 10 चॉकलेट थी, फिर उसके बाद मान लो आपके पास खाली 4 चॉकलेट बचती हैं, तो 10 थी पहले, बाद में 4 बची है, तो लॉस कितना हो गया 10 माइनस 4, इनिशियल माइनस फाइनल होता है लॉस। और मैकेनिक्स में हमारी फिक्स स्ट्रैटेजी होती है कि मैकेनिक्स में अगर कहीं भी एनर्जी लूज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी, तो हम सारा का सारा ब्लेम हीट के ऊपर डाल देते हैं कि हमें नहीं पता एनर्जी कहाँ गई है, तो हम डाल देते हैं ब्लेम की हीट में कन्वर्ट हो गई होगी। बिकॉज यू माइट स्टिल से कि सर हो सकता है कि लाइट में कन्वर्ट हो गई हो, दो चीजें टकराई हो तो स्पार्क निकला हो, साउंड में तो कन्वर्ट होती है। लेकिन भाई ये भी देखो ना कि आगे चल के जो लाइट भी है, लाइट तो मोमेंटली निकली, पर वो फोटोन भी कहीं ना कहीं जाके अब्जॉर्ब हो जाएंगे, साउंड भी कहीं ना कहीं जाके अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर लाइट साउंड में भी एनर्जी जाती है तो अल्टीमेटली तो वो घूम फिर के हीट में ही कन्वर्ट होकर खत्म होती है। तो देयरफॉर कभी भी अगर आपको किसी भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में हीट जनरेटेड बोला जाता है, तो बस आप ये देख लो कि मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम कितनी लूज कर रहा है। जितनी मैकेनिकल एनर्जी आप लूज करोगे, हम मान लेते हैं चुपचाप कि वो सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई है। सारा का सारा दोष हम पॉलिटिशियंस, मतलब सारा का सारा दोष हम हीट के ऊपर डाल देते हैं हमेशा, बिना सोचे समझे। और जनरली उसका कंट्रीब्यूशन होता भी है, वो अलग बात है। तो ये बात है। तो यहां पे भी आप देखो कि जो हीट जनरेटेड है वो हो जाएगी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखो इनिशियल तो हमें पता है, फिर भी इनिशियल हो जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। नोट केयरफुली कि किसी भी प्रॉब्लम में आपको जनरली m1 m2 के साथ जो इनिशियल वेलोसिटीज होती है वो गिवन होती है, u1 u2 आपको गिवन होती है, और v1 और v2 आपको अपनी इक्वेशंस के थ्रू निकालनी होती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपको फिर भी गिवन होती है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेकिन जरूर निकालनी पड़ेगी। तो अब आप देखो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अब आप देखो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको तब मिलेगी जब आप पहले v1 और v2 निकालो। तो हीट जनरेटेड तो मिल जाएगा इस इक्वेशन से, लेकिन उसके पहले आपको पूरा v1 और v2 निकालना पड़ेगा। और हमें पता है कि v1 और v2 निकालने के लिए एक तो हम लिखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। ठीक है, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लिख देता हूं, m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू
m1v1 प्लस m2v2 फाइनल मोमेंटम। ठीक है, एक हमें मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी होती है और दूसरी हमें ई की इक्वेशन लिखनी होती है। ई इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब आगे ध्यान से देखो, मैं शुरू में जो बोल रहा था, कंसेप्चुअली द प्रॉब्लम इज वेरी इजी बिकॉज ऊपर वाली है दो इक्वेशन, इसके अंदर है दो वेरिएबल्स, तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप 100% डेफिनेटली v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हो। और ये v1 और v2 की वैल्यू अगर आप इधर और इधर पुट कर देते हो और सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको हीट जनरेटेड मिल जाएगा। कंसेप्चुअली स्पीकिंग बस इतना सा काम है। लेकिन अब इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो को कर दो पहले, सबसे पहले तो पॉज और पेन और पेपर उठा लो और जरा इसको करके देख लो कि ये दोनों से पहले आप v1 और v2 निकालो, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करके आप इस इक्वेशन को प्रूव करने की कोशिश करो। आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू कि पसीना आ जाएगा। एसी में बैठे होगे तो भी एक बार की पसीना आ जाएगा, इतने लंबे कैलकुलेशन होते हैं। इसीलिए मैं ये सारे कैलकुलेशन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं यहाँ पे, लेकिन ये आपको एक बार करके जरूर देख लेना चाहिए कि ये कितना लंबा कैलकुलेशन होता है। बिकॉज सी प्रॉब्लम ये है कि इन इक्वेशंस में अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती, m1 u1 इन सब की अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देते, उस केस में तो फिर भी कैलकुलेशन करना आसान हो जाता। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी है, सबको वेरिएबल के टर्म्स में लेके ही चलना है, तो यहां से जो आप v1 और v2 निकालोगे भी उसके बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आएंगे। पहली बात तो बड़े बड़े v1 का एक बड़ा सा रिजल्ट आएगा, v2 का एक बड़ा सा रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद उसको जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसको होल स्क्वायर करके सब्स्टिट्यूट करोगे, तो बड़े से एक्सप्रेशन को स्क्वायर करना भी बड़ा मुश्किल काम होगा। फिर बैठ के उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर इस फॉर्म में रिड्यूस करोगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी कैलकुलेशन एट ऑल। और ये मेरी एडवाइस है कि आप सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लो। थोड़े से कैलकुलेशन करने के बाद 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ यार, ये रिजल्ट बड़ा अच्छा है। बिकॉज अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता है तो आपको एग्जाम में ये सारे के सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, जो करना बड़ा मुश्किल होगा। विद इन द स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम वो कैलकुलेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो आपको अगर हीट जनरेटेड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जाम में, एंड ट्रस्ट मी, पुराने पेपर्स उठा के देखो, हीट जनरेटेड के बहुत क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मेंस में भी, एडवांस में भी, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। ये हीट जनरेटेड के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। तो अगर आपको हीट जनरेटेड के क्वेश्चंस पूछने हैं तो बेस्ट है कि आप इस रिजल्ट को याद रखो। और रिजल्ट याद करना भी बहुत आसान है, हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर, बिल्कुल हाफ एम वी स्क्वायर जैसा दिखता है। बस इसमें 1 माइनस ई स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से आपको मिल जाएगी हीट जनरेटेड। और ये रिजल्ट की इंपॉर्टेंस हमने देख ली है, इसकी डेरिवेशन भी हमने देख ली है। डेरिवेशन में मैंने मेन कंसेप्ट तो बता दिया है, बाकी कैलकुलेशन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। वो कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर मान लो नहीं करते हो तो भी 1% चल जाएगा। बट इफ यू आर रियली सिंसियर स्टूडेंट तो बेटर रहेगा कि आप एक बार पूरा आगे कैलकुलेशंस इसके जरूर करके देख लेना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस इक्वेशन की थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। जैसे अब यहां पे देखो कि ये शुरू के टर्म्स तो ठीक है अपनी जगह, जरा ई वाले टर्म को आप देखो, ये ई वाला जो टर्म है, इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर ई की वैल्यू 0 है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ई की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो आपको ये हीट जनरेटेड की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकल के आता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर सबसे ज्यादा हीट जनरेट होती है, पॉइंट नंबर 1। एक बात। दूसरा आप देखो कि अगर मान लो सपोज ई की वैल्यू 1 है, उस केस में अगर आप देख लो तो ये 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हीट जनरेटेड आपका 0 आ जाएगा फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दैट मीन्स कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें हमेशा इस तरह की सिचुएशन में 2 पार्टिकल के केस में हीट जनरेटेड हमेशा 0 रहेगा। अब ये चीज ध्यान से देखो कि ये चीज कई बार ना लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन ही होती है कि हीट जनरेटेड 0 होगा। नहीं, याद करो डेफिनेशन में मैंने आपको दिखाया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन ये थी कि ई का वैल्यू 1 होगा। मैंने अपने साइड से कहीं नहीं कहा था कि E इक्वल टू 1 का मतलब है एनर्जी कंजर्व होगी। वो हमने अब जाके प्रूव किया है कि E इक्वल टू 1 का मतलब है कि हीट जनरेटेड 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। तो ध्यान रखना आगे से कि अगर कभी भी कोई 2 पार्टिकल का कोलिजन होता है और उसमें E इक्वल टू 1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो दैट इंप्लाइज दैट एसेंशियली
काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। और लास्ट में आप देख सकते हो कि अगर इन जनरल ई की वैल्यू को अगर आप कम करते हो, इस चीज को अगर आप कम करते हो तो हीट जनरेटेड कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो कोलिजन जितना इनइलास्टिक की तरफ जाएगा उतनी ज्यादा आपकी सिस्टम के अंदर हीट जनरेट होने वाली है, ये बात है। तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अपने को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। और इसके बाद अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा। और जो हमारी प्रीवियस चीज थी मोमेंटम ट्रांसफर, उसके तो फिर भी कम क्वेश्चंस आते हैं और उसके क्वेश्चंस फिर भी थोड़े छोटे होते हैं, बिना टेक्निक के भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो हीट जनरेटेड के क्वेश्चंस होते हैं वो एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछते बहुत है, और दूसरा इस टेक्निक के बिना उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो देयरफॉर ये टेक्निक आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो, फॉर्मूला याद कर लो। और अब हम आगे चलते हैं और इसके थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। चलो भाई अब आगे चलते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स ऑन दीज कंसेप्ट्स, न्यूली लर्न्ड कंसेप्ट्स। देखो पहला एग्जांपल आप देख लो। अगर जो थ्योरी मैंने बताई है, पहली दो टेक्निक्स जो मैंने बताई है वो अगर क्लियर है तो ये एग्जांपल्स में आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। इनफैक्ट अब ये फसल काटने का टाइम है, बिकॉज सारी मेहनत हम कर चुके हैं, कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। अभी आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास है 3 kg और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर्स पर सेकेंड, और दूसरा ऑब्जेक्ट है सेम मास का, सेम मास मतलब कि 3 kg का, और इसकी वेलोसिटी है 0। इन दोनों के बीच में हो जाती है टक्कर। और उसके बाद कोलिजन को अगर हम ये बोल रहे हैं कि इनइलास्टिक अगर है तो अपने को निकालना है कि इसमें हीट कितनी जनरेट होगी। तो अब आप देखो कि अगर सबसे पहले हमें हीट जनरेटेड निकालनी है तो आप देख लो, पहले तो हम रिड्यूस्ड मास निकाल लेते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास 3 kg है तो जो रिड्यूस्ड मास है सिस्टम का ये तो हो जाएगा आपके पास 3/2 kg, और हीट जनरेटेड का फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। ठीक है, ये दिस इज योर हीट जनरेटेड। नाउ यू शुड सी दैट म्यू हो जाता है 3/2, यू रिलेटिव आप देख लो कि एक 4 से आ रहा था और दूसरा 0 से जा रहा था, तो ये हो जाता है यू रिलेटिव 4, तो 4 का स्क्वायर, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है ई का वैल्यू 0। तो देख लो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। यू विल हैव 3/4 इंटू 4 स्क्वायर विच इज लाइक 12 जूल्स। 12 जूल की हीट इस कोलिजन के अंदर जनरेट हो जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। और यहाँ पे आई विल ऑल्सो एडवाइज यू कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक दो क्वेश्चंस को आप बेसिक से भी करके देखो, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर सेविंग बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स, उसका आपको और क्लियरली आइडिया लग जाएगा। और आगे चलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और है इसी तरीके का, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। सबसे पहले तो अब की बार आपको दिया है इन्होंने दैट देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड इट इज मूविंग एट 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो बना लेते हैं फिगर। 2 kg का है ब्लॉक, जा रहा है ये 2 मीटर्स पर सेकेंड से। हेड ऑन कोलिजन होता है दूसरे ब्लॉक से, इसका भी मास है 2 kg और इसकी वेलोसिटी थी 0। चलो भाई ये तो पिछले प्रॉब्लम जैसा ही चल रहा है सिचुएशन। अब इसके बाद पार्ट ए में बोल रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। अब आप देखो कि इन्होंने क्वेश्चन में आप देख लो कि पार्ट ए तक इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, और चुपचाप पार्ट ए में बोल रहे हैं कि इस कोलिजन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है। अब हमें पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस तो तब हो सकता है इन अ गिवन कोलिजन जब ई का वैल्यू 0 हो। तो ए पार्ट में ये आपको पता होना चाहिए कि E = 0 पे मैक्सिमम लॉस होता है। तो पार्ट ए में अगर आपको मैक्सिमम लॉस पूछ रहे हैं तो पार्ट ए में आप E की वैल्यू 0 डालो, तो जो हीट जनरेटेड है वो हो जाएगी हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर सिंपली। और अब आप देख लो कि दोनों ब्लॉक्स का मास अगर 2 kg और 2 kg था तो म्यू हो जाएगा आपका 1 kg। यू रिलेटिव आप देख लो, यू रिलेटिव आपको दिया था 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो 2 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर कर दो। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 जूल। तो पहली बात, इस कोलिजन के अंदर मैक्सिमम 2 जूल की हीट जनरेट हो सकती है। एक बात तो हो गई पार्ट ए में। अब पार्ट बी में थोड़ा सा और पूछ रहे हैं कुछ, तो चलो वो भी निकाल देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि जो एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी आधी है, मतलब इसका मतलब है कि पार्ट बी में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है तो इतनी एनर्जी लूज नहीं होगी, और जो एनर्जी लॉस हुआ है वो इसका हाफ है, मतलब कि 1 जूल का एनर्जी अगर मान लो एक्चुअली लूज हुआ है।
तो फिर आपको पूछना है कि भाई फिर जरा बता दो कि इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना था। तो चलो वो भी निकाल देंगे। सी, अगर मान लो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो 1 जूल है, ठीक है, तो हम अपना एक्सप्रेशन बनाते हैं 1 जूल इज इक्वल टू हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बात है। अब आप देख लो कि म्यू हो जाता है 2, यू रिलेटिव स्क्वायर अगर आप देखते हो तो यू रिलेटिव कितना है आपका, यू रिलेटिव था 2, तो 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इनफैक्ट म्यू मैंने गलत लिख दिया है, म्यू 2 kg नहीं था, म्यू तो अपना 1 kg था। तो ये सब थोड़ा बहुत कैंसिल कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट मीन्स ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हाफ, लिख दो ई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, मतलब ई आ जाएगा आपके पास 1/√2, विच यू कैन इजिली सी कि हमारे गिवन रिजल्ट के साथ बड़े शानदार तरीके से मैच कर रहे हैं। एंड अगेन आई रीअसर्ट कि ये सेम रिजल्ट को अगर आप बेसिक से निकालते तो बिल्कुल आ जाता, बट टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा लगता। तो रिमेंबर, जेई एडवांस, जेई मेंस, ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑल अबाउट 2 थिंग्स। एक तो आपके कोर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ ऐसी सॉलिड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए जो यूज करके एग्जाम में आप टाइम बचा सको। और लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा आगे कैरी मत करना कि बहुत सारी फालतू ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पर टाइम मत वेस्ट करना जो कहीं चले और कहीं नहीं चले, इस तरह की टेक्निक से बचना चाहिए, बिकॉज दीज काइंड ऑफ फॉल्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आर एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग मार्क्स इन मेनी केसेस। बिकॉज कोई ऐसी टेक्निक है जो 4 क्वेश्चन में तो चलती है लेकिन 8 में नहीं चलती है, अब उनमें से ही कोई एक क्वेश्चन अगर जेई में आ गया तो फिर ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाएगी। तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी टेक्निक्स आप देख रहे हो उसको अच्छे से टेस्ट करके हर जगह देख लो कि भाई कहाँ चलती है और कहाँ पे नहीं चलती है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। सी, इस एग्जांपल में अभी आप देखो एक बार, सबसे पहले तो वही खेल, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, और अगर अब तक लग रहा है कि 1-2 एग्जांपल्स में आप कंफर्टेबल चल रहे हो बिल्कुल, तो जरा इस क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट कर लो। बाकी मैं तो उसको सॉल्व करना ही वाला हूं, तो चलो मैं दिखाता हूं सॉल्व करके एक बार क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो लाइन में बोल रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका वेट है 49 न्यूटन्स, ठीक है, ऑलराइट, और ये हिट करती है एक स्टेशनरी बॉडी को जिसका वेट है 2.5 kg, ठीक है। तो 49 न्यूटन को आप सबसे पहले केजी में कन्वर्ट कर लोगे तो आप देख लो कि ये हो जाएगा, कन्वर्ट करके देख लेना, ये आ जाएगा 5 kg। तो मतलब बेसिकली काम की बात ये है कि एक बॉडी थी 5 kg की, दूसरी बॉडी है 2.5 kg की, इनके बीच में होता है कोलिजन, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स 5 जूल डायरेक्टली आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब इन्होंने ध्यान से देखो कि कहीं भी परफेक्टली इनइलास्टिक वेलास्टिक ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, बस इन्होंने ये बोला है कि टक्कर के बाद इस सिस्टम की एनर्जी हो जाती है टोटल 5 जूल्स, तो इसका मतलब है रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं दैट एज्यूमिंग द इम्पैक्ट टू बी सेंट्रल एंड इनइलास्टिक, हाँ यहाँ पे बोल दिया इन्होंने इनइलास्टिक, मतलब कि ये साथ में जाने वाले हैं। तो टक्कर के बाद इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी। टक्कर के पहले मान लेते हैं u1 और u2 वेलोसिटीज थी, हमें नहीं पता कितनी है, बट लेट अस से u1 और u2 वेलोसिटीज थी। टक्कर के बाद इसकी v वेलोसिटी हो जाती है, टोटल मास हो जाता है 7.5 kg। और इन्होंने बोला है कि अभी अपने को फाइनली निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमें ये 5 kg वाले पार्टिकल की निकालनी है बिफोर कोलिजन। अब देखो क्या करेंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं। सी, इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहली बात तो कि इन्होंने हीट जनरेटेड निकालने को नहीं बोला है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इस हिसाब से इंक्लूड किया था कि कई बार किसी भी कोलिजन के क्वेश्चन में एनर्जी वर्ड देखते ही बच्चे वो हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर लगाना शुरू कर देते हैं, ये मत करना, बिकॉज वो फॉर्मूला आपको हीट जनरेटेड देता है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्या चीज पूछ रहे हैं, आपको लॉस तो पूछ ही नहीं रहे, इनफैक्ट ये भी नहीं पूछ रहे कि सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इस तरह की भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपली पूछ रहे हैं कि कुछ कंडीशंस दिए और आपको ये पूछ रहे हैं कि इस वाले पार्टिकल की कितनी काइनेटिक एनर्जी थी बिफोर कोलिजन, मतलब एक तरह से आपको ये वाली वेलोसिटी ही निकालनी पड़ेगी और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे वो रिजल्ट लगाने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो अपने नॉर्मल तरीके से प्रोसीड करते हैं, जैसे हम एनर्जी मोमेंटम लगाते थे वैसे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या होगा। सी,
जैसे आप देख लो, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो तो m1 u1 प्लस m2 u2 should be equal to, this is initial linear momentum, this should be equal to final linear momentum, तो mass into velocity। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और इन्होंने ये बोला है दैट सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 5 जूल्स। तो इसका मतलब है कि ये वाली एनर्जी इन्होंने 5 जूल दी है। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो मैं राइट साइड में जरा एक बार निकाल के यूज कर लेता हूँ। फिर देखो, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये आपको इन्होंने दिया है 5 जूल्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लोगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा आपका 4/3, वी आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा वी। स्पीड तो आ गई आपके पास अपने पार्टिकल की। तो जरा इसको हम यहाँ पे अगर पुट ही कर देते हैं तो 15/2 के साथ पुट कर दो 2/√3। सो ये हो जाता है आपका 5√3। 5 भी कैंसिल कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है। तो आपको मिल जाता है u1 प्लस u2/2 इज इक्वल टू √3। ये आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास कहां से आया है? ये हमने इसके अंदर अभी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा दी है और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये फैक्ट तो हमने यूज कर ही लिया है। तभी इन दोनों की वेलोसिटी, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी v आ रही थी आफ्टर कोलिजन। और बाकी अब देख लो, हमें फाइनली निकालना क्या है? हमें निकालना था कि फर्स्ट पार्टिकल की कितनी काइनेटिक एनर्जी थी बिफोर कोलिजन। तो दैट मीन्स हमें एसेंशियली u1 निकालना है। और प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखो तो यू विल सी दैट वी हैव डन समथिंग स्लाइटली सिली, बट ठीक है, हम उसे सही कर लेंगे। क्वेश्चन में u2 की वैल्यू तो 0 दी थी, तो हम अननेसेसरली u2 को यहां से ड्रैग करते हुए लेके आ रहे थे, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो u2 की वैल्यू उन्होंने 0 दी थी, हम 0 यूज कर लेते हैं और 0 यूज करते ही आपको u1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जरूरत नहीं है निकालने की, बट मैं चलो निकाल ही देता हूं। तो u2 को 0 पुट कर दोगे तो u1 सिंपली आ जाएगा √3 और हमें चाहिए फाइनली काइनेटिक एनर्जी। तो आप देख लो, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी फाइनली काइनेटिक एनर्जी, विच यू कैन सी विल बी 15/2 बोले तो 7.5 जूल्स। तो देयरफॉर 7.5 जूल्स की आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। नाउ द मॉरल ऑफ द होल स्टोरी वाज दिस कि जो हमने टेक्निक देखी है हीट जनरेटेड निकालने की, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली वो लगता है तो उसको जरूर लगाओ। देयर इज नो बेटर मेथड देन दैट अगर वो डायरेक्टली यूज हो रहा है तो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये हैबिट डेवलप नहीं कर लेना कि अगर कहीं भी कोलिजन के क्वेश्चन में एनर्जी वर्ड आ जाता है तो आप सीधे सीधे हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर को लेके चालू हो जाओगे। नहीं, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और ये देखना है कि कहाँ उसको लगाने से फायदा होगा और कहाँ उसको लगाने से फायदा नहीं होगा। देखो, जो टीचर्स बोलते हैं ना कई बार कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो थ्योरी समझने के बाद, वो प्रैक्टिस का मतलब यही होता है। आपके मन में अभी ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये सब तो आप अच्छी बात है, आप सॉल्व करके दिखा रहे हो, दैट इज नाइस, बट हमें एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा कि कहाँ उसको लगाना है और कहाँ उसको नहीं लगाना है? दैट एग्जैक्टली कम्स बाय प्रैक्टिस। उसी के लिए इतनी सारी बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि अगर हीट जनरेटेड या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं तो वो जरूर लगाओ, लेकिन अगर कुछ और पूछा है तो मे बी एक बार क्वेश्चन को पढ़ के फिर देख लो कि उसको लगाने से फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट तब होगी, दिल में इनफैक्ट आई शुड से बिल्कुल अच्छे से सेट तब होगी जब आप खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे और 2-4 बार ऐसा भी होगा कि आप उसको लगाओगे और उसको लगाने से आपको दिखेगा कि यार फायदा नहीं हो रहा है, और या उसको बिना लगाए कैलकुलेशन बहुत सारे लेंदी होते जा रहे हैं, तो 2-4 बार सही गलत करके फिर उसके बाद आप फाइनली कंक्लूड करोगे कि उन टेक्निक्स को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। लेकिन जहाँ पे वो टेक्निक्स से फायदा होता है वहां पे जबरदस्त फायदा होता है, तो उनको मास्टर आपको जरूर अच्छे से कर लेना है। चलो और आगे चलते हैं। एंड नाउ हैव अ लुक एट द स्क्रीन। आई हैव अ वेरी नाइस एग्जांपल फॉर यू। क्वेश्चन को वीडियो अच्छे से पढ़ लो, आप वीडियो पॉज करो और एक बार बड़े अच्छे से पढ़ के देख लो। बड़ा मस्त एग्जांपल है, डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा अच्छा। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो। और तो चलो अभी अब तक आपने पढ़ के एक चीज देख ली होगी कि सिचुएशन में हो क्या रहा है, पहले वो डिस्कस करते हैं। इन्होंने दिया एक तो पहले कि एक मेरे पास ये फिक्स्ड वेज टाइप की है, इंक्लाइन प्लेन तो नहीं बोल सकते बिकॉज द सरफेस इज कर्व्ड। एक वेज है, ये वेज अपनी जगह फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करने वाली है।
इसके ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल है जो फ्रिक्शनलेसली स्लाइड करता है, ऐसे ये सरफेस पूरी यहां से यहां तक फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेसली स्लाइड करके नॉर्मली तो क्या होता था कि ये पार्टिकल्स ग्राउंड पे आ जाते थे। अब यहाँ ये पार्टिकल ग्राउंड पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिनेरियो ये है कि ये फ्रिक्शनलेसली स्लाइड करने के बाद एक प्लैंक के ऊपर आ जाता है। यूँ ब्लू कलर से जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये एक लंबा सा प्लैंक है जिसकी अपर सरफेस में कुछ फ्रिक्शन है, जिसकी जो लोअर सरफेस है ग्राउंड के साथ जो कांटेक्ट में है, ये सरफेस आपकी फ्रिक्शनलेस है। तो अब आप देखो कि अगर मान लो सपोज ये प्लैंक ऊपर नीचे हर तरफ से फ्रिक्शनलेस होता, तब तो ये ब्लॉक स्लाइड करते करते प्लैंक पे आता, प्लैंक के ऊपर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता और अल्टीमेटली ग्राउंड के ऊपर आके गिर जाता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो प्लैंक का ऊपर का सरफेस है ये रफ है, तो जैसे ही ब्लॉक इस प्लैंक के साथ कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही प्लैंक इस ब्लॉक को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ब्लॉक प्लैंक के ऊपर एक आगे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और चूंकि प्लैंक ग्राउंड पे रखा है और ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, तो अब आप देखो कि इस आगे वाले फोर्स की वजह से ये प्लैंक भी मूव करना शुरू करेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो सपोज आइस की बड़ी सी शीट है, उसके ऊपर एक बोर्ड रखा है और आप दौड़ते हुए आते हो और दौड़ते 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 आके उस बोर्ड के ऊपर कूद जाते हो, तो आपके साथ साथ वो बोर्ड भी थोड़ा सा स्लाइड करने लगेगा। इस तरह से ये प्लैंक भी आपका स्लाइड करेगा। तो प्लैंक की वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन अब आप जरा ब्लॉक को देखो, एटलीस्ट ब्लॉक के ऊपर प्लैंक फोर्स तो लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगा रहा है पीछे के डायरेक्शन में। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ब्लॉक की स्पीड कम होती जाएगी, प्लैंक की स्पीड बढ़ती जाएगी। और कभी ना कभी इफ द प्लैंक इज लॉन्ग इनफ, कभी ना कभी ऐसा होगा कि ब्लॉक और प्लैंक इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। जब इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, उसके बाद इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो जाएगा। फिर ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे और ये इन्फिनिटी तक साथ साथ चलते रहेंगे, बिकॉज ग्राउंड तो इन्हें रोकने की कोशिश करेगा नहीं, तो फिर ये लॉन्ग टाइम तक अपना साथ साथ चलते रहेंगे। और उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइनली ब्लॉक जब प्लैंक के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद जब लॉन्ग टाइम बीत जाएगा, जब ये दोनों साथ साथ चलना शुरू कर देंगे, तो इनकी साथ में जो कॉमन वेलोसिटी होगी, वो कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको इन्होंने निकालने को बोला है। तो ये तो ओवरऑल आइडिया है कि प्रॉब्लम में पूछ क्या रहे हैं। अब हम इसको कैसे अटैक करेंगे वो भी जरा देखते हैं। हमारी लाइन ऑफ अटैक बड़ी सिंपल सी होगी। सबसे पहली चीज तो आप देखो कि जब ये ब्लॉक इधर से इधर तक स्लाइड कर रहा है, सबसे पहले इंक्लाइन के ऊपर जब स्लाइड कर रहा है, यहां पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहां तो इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसका मतलब है कि जब ये प्लैंक के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी mgh से ही आई है। तो ये जब ब्लॉक प्लैंक के ऊपर चढ़ेगा, तब ब्लॉक की जो एनर्जी होगी, या ब्लॉक प्लस प्लैंक की जो सिस्टम की एनर्जी होगी, वो एनर्जी आपकी mgh के बराबर एनर्जी होगी। और उसके बाद इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, तो वहां से हीट जनरेटेड आनी शुरू होगी, और ये हीट जनरेट होते 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 फिर फाइनली आगे चल के कुछ सिस्टम का इक्विलिब्रियम आगे अटेन होगा। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आपको ये बोल रहे हैं कि इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकालना है। वो नहीं, कॉमन वेलोसिटी नहीं, उसके ऊपर की चीज पूछ रहे हैं। वो आपको पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शन कितना वर्क परफॉर्म करेगा इस पूरे प्रोसेस में। रिमेंबर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू हीट जनरेटेड इन मैग्नीट्यूड। तो अगर मान लो किसी केस में फ्रिक्शन हीट जनरेटेड है लेट अस से 50 जूल्स, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ने -50 जूल्स का वर्क किया है। तो प्रॉब्लम में हमें अल्टीमेटली हीट जनरेटेड निकालनी है, और उसी का माइनस कर दूंगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। और हमें पता है कि हीट जनरेटेड निकालने में तो हमारी मास्टरी है, हम वही अपना फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे इस ब्लॉक और प्लैंक के कोलिजन की तरह हम इस प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे। सी कोलिजन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोलिजन बिल्कुल एक जरा से टाइम में हो जाए। ये जो ब्लॉक है ये प्लैंक के ऊपर आता है, और उसके बाद कुछ टाइम में, लंबे टाइम में, या 10 20 30 सेकंड के अंदर अंदर इन दोनों के बीच की स्लाइडिंग खत्म होती है, और उसके बाद ये दोनों साथ में चलेंगे। तो एक तरीके से ये जो ब्लॉक और प्लैंक है, इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हुआ है, ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की तरह है, और आपको इस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर हीट जनरेटेड निकालनी है। ये हमारा प्लान है। और अब ये कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि प्लैंक का मास है कैपिटल M, ब्लॉक का मास है स्मॉल m, और ब्लॉक जब प्लैंक के ऊपर आएगा तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², ये mgh के बराबर होगी। तो अब ध्यान से देखो,
कि और इसके बाद हमें पता है कि इसके बाद का जो इंटरैक्शन होगा उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जो हीट जनरेटेड है वो हो जाएगी हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर। ई तो जीरो हो जाएगा और म्यू कितना होता है, म्यू हो जाता है एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम। और यू रिलेटिव क्या है, यू रिलेटिव का मतलब है कि जितनी स्पीड से प्लैंक के ऊपर ये ब्लॉक आएगा, दैट मीन्स ये जो वी ऊपर दी है ये आपकी यू रिलेटिव है। तो ये यू रिलेटिव की जगह भी मैं वी पुट कर देता हूं। अब ध्यान से देखो, अब मजा आने वाला है। हमें ये पता है इसमें कि हाफ एम वी स्क्वायर आपका एम जी एच के बराबर है। सो लुक वेरी केयरफुली, ये जो नीचे एक्सप्रेशन है इसमें देखो हाफ एम वी स्क्वायर तो पूरा पूरा आ रहा है, तो ये पूरा ग्रीन कलर से जो मैंने हाफ एम वी स्क्वायर मार्क किया है दिस इज नथिंग बट एम जी एच। तो इसकी जगह मैं एम जी एच पुट कर देता हूं, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम को ऐसे ही रखता हूं। ये आपके पास आ जाएगी सिस्टम के अंदर हीट जनरेटेड, और जितनी हीट जनरेट हो रही है उसी का माइनस लगा दोगे एक, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो आप ध्यान से देखो कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि देखने में लेंदी लग रही हो, किसी और टेक्निक से सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि ये लेंदी एक्चुअली हो, लेकिन सही तरीके से अगर आप इसको अप्रोच करोगे तो हमारा आंसर आ चुका है, फिनिश्ड, और कोई कैलकुलेशन भी नहीं बचा है। आप मैच करके देख लो, फाइनली ये आंसर एग्जैक्टली यहां दिया था और ये 100% आंसर हमारा फाइनली मैच कर चुका है। माइनस साइन मैं आपको देना भूल गया था, मुझे दे देना चाहिए था, यहाँ माइनस साइन भी होगा। तो ये आंसर आपका बिल्कुल 100% 100% आपका ये आंसर मैच कर गया। एंड यू कैन इजीली सी कि मैं इस आइडिया का, ये जो रिजल्ट अपन ने देखे दोनों, मैं इनका इतना बड़ा फैन इसीलिए हूँ, स्पेशली एनर्जी वाले मेथड का, कि ये जब लगता है तो ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। बिकॉज यू कैन इजीली सी, जैसे ये जो प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम जब मुझे टेक्निक नहीं आती थी बहुत पहले, तब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और बड़े लंबे लंबे तरीके लगाता था। एनर्जी कंजर्वेशन से पहले वी निकालता था, फिर उसको मोमेंटम में डालता था, ये वो बहुत कुछ करना पड़ता था। लेकिन अगर इस टेक्निक को सही तरीके से लगाओ तो इस तरह के हजारों क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, ये तो हमने बड़ी सारी टेक्निक्स, थ्योरी देख ली है, प्रॉब्लम्स भी देख ली। अब इसके बाद बड़ी देर से मैंने आपको कुछ DIY प्रॉब्लम्स नहीं दी हैं, तो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मैं आपको DIY प्रॉब्लम्स देता हूं। तो पॉज कर दो जरा वीडियो, 3 ही DIY प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा नहीं दिए मैंने अभी आपको, तो एक बार जरा वीडियो पॉज कर दो। बट क्वेश्चंस अच्छे हैं, ध्यान रखना हमेशा DIY प्रॉब्लम्स में मैं कभी भी आपकी स्पून फीडिंग वाली अप्रोच से नहीं चलता हूं। बिकॉज स्पून फीडिंग वाली अप्रोच से बच्चों को बड़ा मजा आता है सॉल्व करते टाइम, बट अल्टीमेटली सिलेक्शन किसी का नहीं होता है। तो देयरफॉर थोड़ी सी मैं आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम ही देता हूं, ऐसा नहीं कि बस जिस तरह के एग्जाम्पल करवाए उसी को DIY में दोबारा दे दिया, नहीं। यू कैन इजिली सी 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और इन तीनों में थोड़ा थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। इन वीडियो को पहले पॉज कर दो और इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर आप टूट पड़ो, पेन और पेपर उठाओ, इनको पूरा अच्छे से सॉल्व करो, तीनों के आंसर्स निकाल लो। 1-2 बार अटेम्प्ट लगती है तो 1-2 बार अटेम्प्ट एक्स्ट्रा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन तीनों के आंसर्स निकाल के अब आपको मैच करने हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो, अब तक आपने कर लिए होंगे क्वेश्चन सॉल्व एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दी आंसर्स। तो यू कैन सी तीनों आंसर है आपके सामने, इन तीनों को आप मैच करो और मैच करके फिर अब इसके बाद फाइनली अपन आगे बढ़ने वाले हैं।